हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या। हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो टॉपिक है ये आने वाले जो डेरिवेशन है जैसे इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग, इन सब में भी इस जो यहाँ का जो व्यंजक प्राप्त होगा कक्षीय त्रिज्या का उसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये टॉपिक जो है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से और आने वाले व्यंजक के दृष्टिकोण से, ये दोनों के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक कोई परमाणु है इस प्रकार से, ये मान लीजिए एक परमाणु है और ये इसका नाभिक है। तो इस नाभिक से मान लीजिए एक कक्षीय त्रिज्या और इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ लगातार चक्कर लगा रहा है। तो मान लेते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये कितने वेग से घूम रहा है, वी वेग से। वी क्यों मान रहे हैं, एन का मतलब आप एन का मतलब है कि आप पहली कक्षा में एन का मान पहला भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो एन का मतलब है कि यह पहली कक्षा में घूम रहा है या दूसरी कक्षा में घूम रहा है, तीसरी कक्षा में, इस प्रकार से। और ये नाभिक से इसकी दूरी हम लोग कितनी मान लेते हैं, वो मान लेते हैं आर एन। एन का मतलब पहली कक्षा की त्रिज्या, दूसरी कक्षा की त्रिज्या। एन का मतलब 1, 2, 3, 4 आप कुछ भी लिख सकते हैं। एन इक्वल टू आप 1, 2, 3 अलग अलग कक्षाओं की त्रिज्या आप यहां से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर हमने मान लिया। अब ये इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो जैसा कि नील बोर्ड ने अपने मॉडल में क्या बताया था, नील बोर्ड ने अपने मॉडल में बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा की त्रिज्याओं में घूम सकता है, उन्हीं त्रिज्या की कक्षाओं में घूम सकता है जिसका जो कोणीय संवेग है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो सारी चीजों को हम लोग पहले नोट कर लेते हैं ताकि आपको नोट बनाने में कोई समस्या ना हो। तो हमारे साथ सारी चीजें लिखते चलिए जो कि फिगर के जो कि लैंग्वेज होती है किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए। तो पहले लैंग्वेज हम लिखते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होगा, जिसका द्रव्यमान स्मॉल यम है। मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान कितना स्मॉल यम है। आर्यन त्रिज्या के, यहां पर कामा लगाएंगे, आर्यन त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में वीएन वेग से, वीएन वेग से चक्कर लगा रहा है। ठीक, हमने सारी चीजें नोट कर ली कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है आर्यन त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में लगातार वीएन वेग से क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। फिर आगे लिखेंगे माना नाभिक का परिमाण, जो नाभिक है इस पर परिमाण होगा क्योंकि नाभिक में क्या होता है, आवेश होता है। तो आवेश कैसा होता है, आपका प्रोटॉन होता है। तो यहां पर लिखेंगे माना नाभिक का परिमाण, या नाभिक पर ऐसे लिखेंगे, नाभिक पर आवेश का परिमाण, आप इसको नोट करते चलिए, आवेश का परिमाण, नाभिक पर आवेश का परिमाण Ze। Ze क्यों माने हैं, Z होता है आपका एटॉमिक नंबर, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का परिमाण, और प्लस का Ze का मतलब होता है, E जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का परिमाण होता है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का परिमाण जो होता है वो प्रोटॉन के परिमाण के बराबर होता है। दोनों का मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है और प्रोटॉन का यही चीज प्लस में होता है। और Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, जैसे आपका हाइड्रोजन परमाणु हो तो हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 है, हीलियम है तो Z का मान 2 हो जाएगा, लिथियम है तो 3 हो जाएगा, बेरिलियम है तो 4 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो Z आपका क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो आवेश, क्योंकि हम जानते हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, इसलिए ऐसा लिखा गया। तो आवेश का परिमाण कितना है, Ze। माना नाभिक पर जो आवेश का परिमाण है वो Ze है। ठीक, यहां तक हो गया। हम लोग जानते हैं कि नील बोर्ड ने क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसका कोणीय संवेग जो है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो यहां पर लिखेंगे नील बोर्ड के अनुसार, नील बोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है, कक्षाओं में चक्कर
लगा सकता है, नोट करते रहेंगे, जिसका कोणीय संवेग, जिसका कोणीय संवेग यानी यल, कोणीय संवेग को यल से प्रदर्शित करते हैं, कोणीय संवेग यल h/2 का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात आप लिखेंगे कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है, कोणीय संवेग का सूत्र होता है mvr। r क्या है तो आर्यन कर देंगे क्योंकि हमने त्रिज्या क्या माना आर्यन, और v क्या है तो vn कर देंगे क्योंकि हमने वेग कितना माना vn। ये कोणीय संवेग होता है और ये होगा n × h/2π। ठीक, आप यहां से n का मान 1 2 3 इस प्रकार से 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो ये नील बोर्ड ने बताया था, इसको हम लोग बना देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, तो यहां से mv n × rn = n × h/2π। इसके बाद अब देखो आगे हम जानते हैं कि नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो धन आवेश और ऋण आवेश के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है स्थिर विद्युत के अनुसार। तो चूंकि ये धन आवेश है, ऋण आवेश है, तो इनके बीच भी आकर्षण बल होगा। तो कूलाम के नियम के अनुसार लिखेंगे तथा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कार्यरत आकर्षण बल कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार अगर देखें तो कूलाम का नियम होता है आपका Fe = 1/4πε Ze × E/Rn का स्क्वायर। ठीक, Ze का E में गुणा कर लेंगे तो यहां से हो जाएगा Fe = 1/4πε Ze² Rn का स्क्वायर। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखो फिर आगे नील बोर्ड ने क्या बताया, हमने आकर्षण बल ज्ञात कर लिया। नील बोर्ड ने आगे बताया कि इलेक्ट्रॉन और जो आपका नाभिक होता है इसके बीच कार्यरत जो आकर्षण बल होता है वो इलेक्ट्रॉन को नाभिक को खींचने के काम में नहीं आता है। ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घुमाने के काम में आता है। जैसे कि जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आकर्षण बल है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा को पृथ्वी की तरफ खींचने के काम में नहीं आता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या करता है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ लगातार घुमाने का कार्य करता है, जो कि होता है अभिकेंद्रीय बल। आप क्लास 11 में पढ़े होंगे कि अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है तो उस वस्तु पर सदैव केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है और उस बल को हम लोग कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। रियल में अभिकेंद्रीय बल कोई होता नहीं है, ये अलग अलग बल के स्रोत से प्राप्त होता है। तो यहां पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो क्या करता है, अभिकेंद्रीय बल के रूप में काम करता है। तो आगे इसको हम लिखेंगे, को इरेज करते हैं, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। यहां पर लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य कार्यरत आकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है। अतः अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र हम लोग जानते हैं कि Fc, पहले अतः Fc बराबर क्या हो जाएगा, Fe होगा। अब हम जानते हैं कि जो Fc है, C का मतलब सेंट्रीपिटल, F मतलब फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल। Fc जो होता है वो होता है mv²/r। ठीक, तो यहां से हो जाएगा mvn का स्क्वायर और यहां से हो जाएगा Rn। इसको बना देंगे हम लोग समीकरण नंबर, इसको हम 1 बना, इसको हम बना देते हैं समीकरण 2, इसको हम लोग बना देते हैं समीकरण 3। ठीक, हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से पहले Vn का मान, समीकरण क्या करते हैं 1 से हम Vn का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम यहां से Vn का मान निकालेंगे तो उसका परिमाण कितना आएगा, पहले ये नोट करते हैं। देखिए समीकरण 1 से अगर हम Vn का मान निकालेंगे तो यहां से Rn और m दोनों इधर चले आएंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 को सॉल्व करें तो यहां से ये आपका है, देखिए mvn × Rn = है
n इंटू एच अपान 2 पाई। हमें किसका मान चाहिए, Vn का, तो यहां से Vn इक्वल टू हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा n इंटू एच अपान, इसका इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू m इंटू Vn। ठीक, इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 4। अब हम जानते हैं कि Fc और Fe क्या है, दोनों परिमाण में बराबर हैं। तो Fc का मान कितना है, Fc का मान है mv स्क्वायर n अपान Rn, और आप Fe का मान देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Ze अपान Rn स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि Fe इक्वल टू Fc, अतः Fe का मान कहां, समीकरण 2, Fc का मान कहां है, समीकरण 3। यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, 2 और 3 से मान रख देंगे। तो आप देखिए Fe का मान कितना, Fe का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Ze स्क्वायर अपान Rn स्क्वायर इज इक्वल टू Fc का मान कितना है, ये आपका mvn का स्क्वायर अपान Rn। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस मान में Vn का मान जो हमने यहां से कैलकुलेट किया ये लाकर यहां पर रखते हैं। तो यहां से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Ze स्क्वायर अपान Rn का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हो जाएगा m अपान Rn। ठीक, Vn का मान रखेंगे, Vn का मान कितना, n इंटू एच, तो हो जाएगा n इंटू एच अपान 2 पाई इंटू m इंटू Vn का स्क्वायर। ठीक, हमने Vn का मान निकाला, माफ कीजिए Vn का मान निकाला, तो ये आपका हो जाएगा Rn, यहां पर क्या होगा Rn, तो यहां से हो जाएगा ये Rn का होल स्क्वायर। आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Ze स्क्वायर अपान Rn का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर है आपका m अपान Rn इंटू यहां से होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू m स्क्वायर इंटू Rn का होल स्क्वायर। ठीक, यहां से देखो तो यहां से पूरा Rn से पूरा Rn स्क्वायर कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा, इधर आपका बचा Ze स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू इधर आपका बचा m इंटू n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर अपान R स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू m स्क्वायर। ठीक, यहां से देखो तो 4 से 4 कैंसिल और 1 पाई से 1 पाई कैंसिल। यहां से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। हम जानते हैं हमें मान क्या ज्ञात करना, हमें मान ज्ञात करना Rn का। तो इधर आपका हो गया Ze स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर केवल Ze स्क्वायर और नीचे अपान है आपका एप्सिलॉन और बराबर ये आपका आ गया। इधर देखिए m n स्क्वायर h स्क्वायर, तो m n स्क्वायर h स्क्वायर अपान इधर देखिए तो r स्क्वायर और m स्क्वायर, तो r स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, एक m से एक m भी आपका कैंसिल हो गया। r स्क्वायर यहां से आप देखो, माफ कीजिएगा स्क्वायर नहीं है, ये क्या है Rn है, केवल स्क्वायर वाला तो कैंसिल हो गया, तो यहां से हो जाएगा Rn, तो यहां पे हो गया ये Rn। ठीक, m का इधर गुणा कर दीजिए, m का इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा m इंटू Ze स्क्वायर अपान एप्सिलॉन इज इक्वल टू इधर आपका है n स्क्वायर h स्क्वायर अपान Rn। इन दोनों को भी इधर ले आइए क्योंकि हमें Rn का मान चाहिए, तो ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो m इंटू Ze स्क्वायर अपान एप्सिलॉन और इंटू n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान Rn। हमें Rn का मान चाहिए तो उलट देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा Rn इज इक्वल टू, ये भी उलट जाएगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू n स्क्वायर अपान h स्क्वायर, n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर अपान और इधर है आपका m इंटू Ze का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से आपको त्रिज्या का सूत्र कुछ इस फॉर्मेट में प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहां तक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो यह आपको त्रिज्या का सूत्र मिल गया Rn, जो कि आपका एप्सिलॉन इंटू n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर अपान m इंटू Ze स्क्वायर। या इसको थोड़ा सा आप व्यवस्थित तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि आप ऐसे इसको लिख सकते हैं Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर अपान m इंटू h स्क्वायर अपान Ze स्क्वायर और इंटू एप्सिलॉन। इस फॉर्मेट में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहां से ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या का सूत्र। अब अगर आप हाइड्रोजन परमाणु के लिए चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु यहां पर लिखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन
हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो हाइड्रोजन के लिए Z का मान रख देंगे, तो यहां से आपका हो जाएगा Rn इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपान स्मॉल m इंटू एच स्क्वायर अपान ई स्क्वायर और इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो हाइड्रोजन के लिए आपका ये हो जाएगा। दूसरे तत्व के लिए आप Z का मान 2, 3, 4 जो भी उसका परमाणु क्रमांक होता है उस प्रकार से रख के ज्ञात कर सकते हैं। मुख्य सूत्र आपका यही है, Rn इक्वल टू एन स्क्वायर अपान m इंटू एच स्क्वायर अपान जेड ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आई होंगी। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप नोट्स बना सकें। और हाँ, यदि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया, कोई अगर आपको दिक्कत हो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, और अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।